नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा से और जानेंगे इनकी जिंदगी की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे रूबरू हों, आइए इनसे जुड़ी कुछ खास बातें कर लें। डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा फलासिया में एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पद पर कार्यरत है। ये मूल रूप से उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के कोलियारी गांव के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म गांव के ही एक किसान परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की और अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के इरादे से बहुत जल्द ही इन्होंने अपने लिए रोजगार की तलाश भी शुरू कर दी। आपको बता दें, इन्होंने पहले ही प्रयास में बीएसटीसी का प्री टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। इन्होंने 2001 में अपनी एसटीसी परीक्षा पास की और राजकोट के श्री बीएम कियाड़ा इंटरनेशनल स्कूल में प्राइवेट जॉब करनी प्रारंभ की। शादी के बाद इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और फिलोसॉफी में ग्रेजुएशन की। इसी बीच इन्हें जामनगर की केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी की नौकरी भी मिल गई। दोस्तों, इन्होंने हिंदी के प्रति गहरे लगाव के कारण हिंदी में एमए और बीए किया। इसके बाद इन्हें राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक संस्कृत महाविद्यालय बिछीवाड़ा में प्राथमिक शिक्षक के रूप में चुना गया और वर्तमान में ये फलासिया में एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पद पर कार्यरत है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन के कारण डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा ने अपने लिए एक बड़ा सपना देखा और आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर इन्होंने अपने उन सभी सपनों को साकार कर दिखाया और अपने करियर में लगातार प्रगति के पथ पर ये अग्रसर रहे हैं। डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा ने जिस तरह जीवन में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना तय किया और उसमें सफल होने के लिए ईमानदारी से मेहनत की, इनकी इसी मेहनत और लगन के चलते ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। इनकी कहानी आज हम सभी को ये पाठ पढ़ाती है कि अगर हम दृढ़ संकल्प और जीत की भावना के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सपने जरूर सच होते हैं। दोस्तों, इनकी कहानी में ऐसी कई शिक्षाप्रद बातें जानने को मिलेगी जो सिखाएगी हमें जीवन जीने का एक नया पाठ। तो आइए अब हम मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये प्रेरक कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया के पद पर कार्यरत हूं मित्रों, और मैं एक सामान्य किसान परिवार से हूं। वर्तमान में मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती वैभव किरण शर्मा, और मेरी 2 डॉटर हैं और एक बेटा है। बड़ी डॉटर है हिमांशी शर्मा। उसके बाद मित्रों, आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि ईश्वर ने मुझे ट्विंस दिए हैं। तो ट्विंस में एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी का नाम अनन्या शर्मा है और बेटे का नाम मुस्कान शर्मा है। और एक सामान्य परिवार से मैं बिलोंग करता हूं और मेरा जन्म जो है वो कोलियारी नामक एक गांव है उदयपुर जिले में, जो बहुत ऐतिहासिक गांव है। मित्रों, इसलिए ऐतिहासिक कह रहा हूं कि इस गांव में स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें भील नेता भी कहा जाता है, मोतीलाल जी तेजावत का भी जन्म हुआ और महाराणा प्रताप की सेना, घायल सेना का उपचार हमारे गांव में हुआ। उस गांव की मिट्टी में मैं पैदा हुआ। मैं अपने आप को काफी धन्य समझता हूं कि इस ऐतिहासिक गांव में मेरा जन्म हुआ। जब मैं अपने जीवन की उन सारी बातों पर दृष्टिपात करता हूं तो 5 फरवरी 1981 को मेरा जन्म हुआ। पिताजी किसान रहे, और आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं कि पिताजी के लगभग 60 वर्ष की आयु में मैं पैदा हुआ हूँ। अब 60 वर्ष लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि पिताजी को अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई पता नहीं था। 4 बड़ी बहनें हैं परिवार में और सबसे बड़ी बहन अभी
60 वर्ष से अधिक की उम्र की है और पिताजी के 60 वर्ष की उम्र में मैं हुआ हूं मित्रों, तो आप समझ सकते हैं कि पैदा होते ही परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मैं रूबरू हुआ और परमात्मा ने पता नहीं मुझे इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ही, मेरे माता पिता की सेवा करने के लिए ही मुझे इस धरती पर भेजा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है और मैंने अपने दायित्व का निर्वाह भी किया। जन्म के बाद जब 5 वर्ष का हुआ तो हमारे गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलियारी पिताजी ने पढ़ाने की ठानी और मुझे पहली कक्षा में दाखिला दिलाया 86 में 1986 में पहली क्लास में जब दाखिला दिलाया तो मित्रों मेरा जो नाम बचपन में मेरा नाम गोपाल था और जब एडमिशन के लिए गए तो मेरी कक्षा में संयोग से 3-4 गोपाल नाम के बच्चे और पहले से ऑलरेडी एडमिट हो चुके थे। तो वहां हमारे गांव में जो सर थे उन्होंने कहा कि इसके नाम को कुछ अलग सा कर देते और उन्होंने मेरे नाम के आगे बाल जोड़ दिया और मित्रों तब से मैं बाल गोपाल शर्मा के नाम से जाना जाने लगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पिताजी पहली क्लास में एडमिट करवा के आ गए। उसके पश्चात मुझे याद नहीं आता है कि शायद पिताजी कभी पुनः विद्यालय में किसी रूप में आए और गुरुजनों के आशीर्वाद से स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ मैं बढ़ता रहा। प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से हुई। उसके पश्चात राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोलियारी हमारा सेकेंडरी स्कूल था। उस सेकेंडरी स्कूल से मैंने 1996 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की। बोर्ड परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा रहा मित्रों और मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे गुरुजनों ने बहुत अच्छे से हमको पढ़ाया और उसकी बदौलत 84% अंकों के साथ मैंने कक्षा 10 उत्तीर्ण की और उस समय बोर्ड से एक लेटर आया था मित्रों जिसमें मेरी 51वीं पोजीशन थी, यानी 51वीं पोजीशन। बोर्ड से लेटर आने के बाद मुझे पता चला कि पूरे राजस्थान में मेरी 51वीं पोजीशन है और फिर धीरे धीरे आगे का कारवा बढ़ता है और 1998 में मैंने 87% अंकों के साथ 12th की और 12th में मित्रों मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो वरीयता घोषित की गई थी उसमें प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया। गांव के बहुत सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी से मिलने के लिए आए कुछ प्रबुद्ध जन, उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने पूरे राजस्थान को टॉप किया। पिताजी को इसके बारे में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, बस उनके मुंह से जो शब्द निकले कि परमात्मा ने जो किया अच्छा किया है, परमात्मा ने जो किया अच्छा किया है। तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। और उसके बाद मित्रों मैं 12th के ठीक बाद रोजगार की तलाश में था कि मैं जल्दी रोजगार में आऊं, जिम्मेदारियां बहुत थी। तो मैंने सबसे पहले 1998 में जो प्री टेस्ट हुआ था बीएसटीसी के लिए, जिसको कई सारे राज्यों में जेबीटी भी बोलते हैं, अभी उसको डीएलएड बोलते हैं। तो उस टेस्ट को यानी एग्जाम्स को मैंने फाइट किया और एग्जाम्स को फाइट किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने 99 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में एसटीसी के लिए एडमिशन ले लिया और लगातार 2 वर्षों तक एसटीसी के पाठ्यक्रम को पूरा किया। विद्यालयों में जाकर पढ़ाने का मुझे कहीं न कहीं मेरे सारे शिक्षक मेरे रोल मॉडल थे, तो मुझे लगता था कि पढ़ाना सबसे अच्छा कार्य है और एक बहुत बड़ा अवसर है। तो शिक्षकों को जब मैं देखता था तो मेरे मन में होता था कि एक ऐसा जॉब है, एक ऐसा काम है जिसके द्वारा बहुत सारे बच्चों को सही दिशा में ले जाया जा सकता है और एक पुण्य का कार्य भी है। तो मेरे मन में शिक्षक की छवि जमी हुई थी और बस इसीलिए मैं जैसे ही मुझे मौका मिला शिक्षक बनने का और जैसे ही टेस्ट फाइट किया, एग्जाम फाइट किया और मेरा सिलेक्शन हुआ तो एसटीसी मैंने कर ली मित्रों। 2001 में एसटीसी उत्तीर्ण हुआ। एसटीसी के बाद मैंने प्राइवेट, क्योंकि इसके बाद मेरी जो रेगुलर शिक्षा है वो संभव नहीं हो पाई क्योंकि कुछ दायित्व थे और उन दायित्वों का मुझे निर्वहन भी करना था। तो मैं प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करना मैंने प्रारंभ कर दिया और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2001 में जैसी मेरी बीएसटीसी कंप्लीट हुई और 21 वर्ष का हुआ और मुझ पर थोड़ा पारिवारिक रूप से एक दबाव भी था। मेरी माताजी जो हैं बचपन से ही एक बहुत असाध्य बीमारी से ग्रस्त रही। मिर्गी, आपने सुना होगा नाम। माताजी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और घर परिवार वाले लोग चाहते थे कि अब 21 वर्ष का हो गया है, तेरी शादी
मदर फादर को देखने के लिए करनी ही करनी। तो मित्रों, माता पिता की सेवा मेरे जीवन का प्रथम ध्येय रहा और मैंने विवाह कर लिया और अर्धांगिनी जो मुझे मिली, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और आपको ये बताते हुए मुझे लग रहा है कि क्या पता ऐसा कमिटमेंट आज के बच्चे करते हैं या नहीं। मैंने मेरी पत्नी से पहली बार जब मेरा मिलना हुआ तो एक ही शब्द थे कि ये माता पिता अब आपके हैं और आपको इनकी पूरी सेवा करनी है। मुझसे जो जो आप अपेक्षा रखते हैं वो सब मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, बस ये माता पिता अब आपके भरोसे है। मैं कुछ अर्थोपार्जन के लिए इधर उधर जाऊंगा और ये बूढ़े माँ बाप आपके हवाले हैं। और उसने, आपको मैं यहाँ बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसने अपने दायित्व का पूरा निर्वहन किया। और जब भी माता पिता की सेवा की बात होती थी तो मैं शायद दूसरे स्थान पर आ गया और पत्नी ने प्रथम स्थान पर रहकर मेरे माता पिता की सेवा की। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मेरे माता पिता सकुशल अपना जीवन निर्वाह उन्होंने किया। उसके पश्चात जब शादी हो गई और ग्रेजुएशन और शादी का इधर जब प्रथम वर्ष किया तो विवाह का कार्यक्रम भी चल रहा था और मैं फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहा था। फिर सेकेंड ईयर हुआ मित्रों। सेकेंड ईयर में होते होते मैंने केंद्रीय विद्यालय के लिए एक फॉर्म भर लिया था और केंद्रीय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो गया मित्रों एज ए पीआरटी। इससे पहले मैंने प्राइवेट स्कूल गुजरात में काम किया था। गुजरात में प्राइवेट स्कूल है राजकोट में, श्री बीएम क्याडा इंटरनेशनल स्कूल। उसमें मेरा इंटरव्यू के प्रोसेस से चयन हो गया था। वहां काम करते करते मैं सेकेंड ईयर करते करते मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरा, प्री एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गया। मेंस के लिए भोपाल गया, रिटर्न एग्जाम था, उसको दिया, सेलेक्ट हो गया। फिर इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया और माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से इंटरव्यू में भी मुझे सफलता मिली और जो वरीयता वहां से निकली उसमें पूरे भारत में मुझे 14वें स्थान के साथ पीआरटी बनने का सौभाग्य मिला। और मैंने पीआरटी की जो जर्नी है वो आईएनएस वालसुरा में, जो एक नेवल बेस है जामनगर में, वहां से प्रारंभ की। मैंने अपनी पढ़ाने की जो जर्नी है, सरकारी सेवा जिसको आप कह सकते हैं, तो भारत सरकार की सेवा मैं अपने आप को इतना महसूस करता था खुश नसीब कि मुझे जीवन की पहली बड़ी सरकारी सेवा मिली और मैंने वहां से अपनी जर्नी को शुरू किया था पढ़ाने। तब तक मैं फाइनल ईयर में भी पहुंच गया और ग्रेजुएशन मेरी जो है 2004 में मित्रों कंप्लीट हुई। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आई। अब ग्रेजुएशन में मेरे जो सब्जेक्ट थे वो संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और फिलॉसफी, ये 3 विषय लेकर मैंने अपना ग्रेजुएशन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से पूरा किया, नॉन कॉलेजिएट के रूप में, यानी स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में मैंने ये किया। उसके पश्चात मित्रों मुझे आगे एमए करना था। तो एमए के लिए विषय चयन की जब बात आई तो उस समय अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम है एमए के लिए, मैं एमए इंग्लिश में करना चाहता था और जामनगर में मेरी पोस्टिंग थी और स्टडी मटेरियल, जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ तो स्टडी मटेरियल इतना सरलता से मुझे प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचकर मैंने हिंदी की तरफ रुख किया और एमए मैंने 2006 में हिंदी से की मित्रों। तो हिंदी से एमए करने के बाद पता नहीं कुछ इस तरह का लगाव हो गया हिंदी से कि एमए करने के पश्चात मैंने बीए एडिशनल हिंदी से किया और इस दौरान राजस्थान में एक वैकेंसी निकलती मित्रों, संस्कृत शिक्षा विभाग में एक वैकेंसी निकलती है और वो वैकेंसी जो है परसेंटेज बेस पर भर्ती थी अंतिम। इसके पश्चात तो इसके लिए भी एग्जाम हो गया, रीट टेट ऐसे एग्जाम हो गए। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया और अप्लाई किया तो परसेंटेज ईश्वर की दया से बीएसटीसी में भी मैं टॉपर रहा, गोर्धन ब्लास्ट डाइट में भी मैं टॉपर रहा और 86% से मैंने बीएसटीसी किया था। 10th में भी ईश्वर की कृपा से परसेंटेज अच्छे थे, 12th में भी अच्छे थे और बीएसटीसी में भी अच्छे थे। तो उस आधार पर राजस्थान में मैं 6ठी वरीयता के साथ प्राइमरी शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ संस्कृत शिक्षा विभाग में। और जब साक्षात्कारकर्ता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो मैं जयपुर गया और उनसे बात करते हुए मैंने निवेदन किया कि सर वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय आईएनएस वालसुरा में एज ए पीआरटी कार्यरत हूँ और मैंने यहाँ के लिए अप्लाई किया है,
बस आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि सर मुझे मेरे गांव के पास वाला विद्यालय अगर मुझे मिलता है तो मैं केंद्रीय विद्यालय से रिजाइन करके राजस्थान सरकार की सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ। और पास के विद्यालय के चयन का जो आधार है मेरा, वो ये है कि मेरे माता पिता जो है बुजुर्ग हैं और 4 बड़ी बहनें हैं, सबकी शादी हो चुकी है और माता जी मृगी रोग से ग्रस्त हैं। कई बार चैलेंजेस हैं जीवन में, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके पास रहकर अपना काम भी करूं और उनकी सेवा भी करूं। तो वहां के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो ऑफिसर्स बैठे थे, शायद उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया और मुझे राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बिछीवाड़ा में सामान्य शिक्षक तृतीय श्रेणी के रूप में काम करने का मौका मिला और केंद्रीय विद्यालय से रिजाइन देकर मैंने इस सेवा को ज्वाइन किया। मित्रों, वो जो समय था उधर से केंद्रीय विद्यालय को छोड़ना और एक नई शुरुआत करना, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय बिछीवाड़ा मेरे जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं कुछ समय हताश भी रहा क्योंकि बहुत बड़े विद्यालय को, साधन सुविधाओं से संपन्न विद्यालय को छोड़कर एक छोटे से विद्यालय में आ गया जहां एक मैं था और एक मेरा और साथी था, यानी 2 शिक्षक और 8 कक्षाएं और किस तरह से पढ़ाना, इन सब के बीच में मैं बहुत समय तक असमंजस में रहा। लेकिन प्रायोरिटी में माता पिता थे, इसलिए जब मैं माता पिता के पास हूं तो फिर सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहा और मैंने वहां से अपनी यात्राएं शुरू की। फिर एमए 2006 में करने के बाद मैंने 2008 में एमए हिस्ट्री में भी किया है। इसी दौरान मैंने नेट किया, हिंदी में 2 बार नेट उत्तीर्ण हूँ। फिर मैंने सेट किया, जिसको पहले स्लेट बोलते थे, राजस्थान कॉलेज के लिए जो हम पात्रता परीक्षा होती है, उसको मैंने क्लियर किया। और 2008 में वसुंधरा जी का शासन था और उन्होंने अंतिम समय में हर सप्ताह वैकेंसी निकाली थी, तो उस वैकेंसी में व्याख्याता की वैकेंसी निकली और मैंने व्याख्याता की तैयारी करना शुरू कर दिया। और मैं उस समय, मेरी डॉटर हिमांशी शर्मा हो चुकी थी और घर पर हम पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अब बच्चा है और बहुत सारे कमरे तो है नहीं हमारे घर में, किसान परिवार से संबंधित थे, तो अब पढ़ने के लिए क्या करूं। तो मैंने अपने ही गांव के 2 मित्रों को तैयार किया और उनके घर पर जाकर, मैं भी उनके घर पहुंच जाता था और हम तीनों मिलकर तैयारी करते थे। और 2008 से तैयारी करने का जो सिलसिला शुरू रहा, उस तैयारी के दौरान ही हमारी नेट हो गई। और जब हमने एग्जाम दिया संस्कृत शिक्षा विभाग में व्याख्याता के लिए, तो उसमें रिटन एग्जाम था, यानी व्याख्याता के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आया करते थे। तो हम अजमेर एग्जाम देने के लिए गए तीनों मित्र, और उस एग्जाम में ईश्वर ने हमें सफलता दी। स्क्रूटनी हो गई इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू जब हम आरपीएससी अजमेर इंटरव्यू देने के लिए गए, तो इंटरव्यू जो है मुझे याद आता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू। हालांकि इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय वाला इंटरव्यू फेस कर चुका था दिल्ली में, लेकिन फिर भी व्याख्याता के रूप में और एक पहली बार आरपीएससी देखने का मौका मिल रहा था। उस इंटरव्यू को जब फेस किया तो इंटरव्यू बोर्ड काफी प्रसन्न रहा मेरे उत्तरों से और मेरी एक्टिविटीज से। और जब रिजल्ट्स आया, हालांकि ये मेरे लिए बहुत भाव भरी स्थिति रही कि जब रिजल्ट्स आया तो उसमें मैं पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान के साथ चयनित हुआ। और उस वैकेंसी में हिंदी की केवल 26 सीटें थी और उन 26 सीटों में मुझे प्रथम स्थान मिला। जैसे ये सूचना मुझे फोन के माध्यम से एक मित्र ने अजमेर से दी, मेरी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उस समय मैं अपने घर में अकेला था, माता पिता और फैमिली को मैं उदयपुर शिफ्ट कर चुका था और मेरी सर्विस जो है वो बिछीवाड़ा ही चल रही थी। तो बस पास में मंदिर था, मंदिर में गया और खूब जी भर के रोया, परमात्मा के श्री चरणों में खूब नतमस्तक हुआ, क्योंकि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके पश्चात सामान्य शिक्षा विभाग की भी एक परीक्षा थी जो ऑब्जेक्टिव हो गई बाद में, और ऑब्जेक्टिव परीक्षा को हमने क्लियर किया। फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में फिर ईश्वर की दया से माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से चयन हो गया। तो फाइनली पोस्टिंग जो है, मैंने सामान्य शिक्षा विभाग में व्याख्याता हिंदी के रूप में पहली पोस्टिंग मेरी जो है राजकीय उच्च माध्यमिक, राजकीय कौरपदा उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में हुई। और तब से
हिंदी का एक जो विशेष रूप से मैं विद्यार्थी हूँ अपने आप में, और बहुत सारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का मुझे अवसर मिला। तो ये एक छोटी सी मेरी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप सबको रूबरू करा रहा हूं। मेरे जीवन में अगर आदर्श की बात करूं तो मेरे जीवन में सबसे पहले आदर्श जो है वो मेरे पिताजी। पिताजी आदर्श क्यों है ये भी मैं आप सबसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिताजी के बारे में ये कहा गया कि पिताजी के हमारे पांच जो हैं, पिताजी के 5 भाई थे और पांचों भाइयों में पिताजी जो हैं वो सेकंड लास्ट, यानी सबसे छोटे हमारे अंकल और उनसे बड़े हमारे पिताजी थे। उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि पिताजी के एक ही बहन और 5 भाई। प्रथाएं ऐसी थी गांव में कि शादी करने के लिए अगर आपके पास बहन है तो भाई को शादी करने को मिलेगा, यानी एक्सचेंज वाला कार्यक्रम हुआ करता था। तो पिताजी ने लगभग शादी करने का मानस ही हटा लिया और वो एक प्रकार से बस साधु जीवन व्यतीत करने के लिए बिल्कुल मन से तैयार हो गए। और कहते हैं कि लगभग उस समय बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी। पिताजी लगभग 23 से 25 वर्ष के मध्य में रहे होंगे क्योंकि विवाह हो ही नहीं रहा था। एक समय ऐसा आया कि कोई कन्या मिल गई, दादा दादी ने इस तरह से कोई वार्तालाप की और मेरी माताजी उस समय 13 वर्ष की रही होगी ऐसा बताते हैं। माताजी ने और फादर ने बताया कि 13 वर्ष की उम्र रही होगी, छोटी थी, और पिताजी लगभग 24 से 25 वर्ष के थे और उनका विवाह हो गया। तो एक प्रकार से जो व्यक्ति कहीं न कहीं वैराग्य की स्थिति में था, पुनः सांसारिक जीवन जीते हैं। और बहुत आदर्श है मेरे लिए कि घर में पूरा अध्यात्म का वातावरण। बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, इतना मुझे पता नहीं चलता था, बाद में मैंने सारी एक्टिविटीज देखी, लेकिन मेरे जन्म से पहले की बातें जब लोग बताते हैं मुझे कि पिताजी पूरे दिन, खेती हमारा मुख्य कार्य था पिताजी का, खेती करते, खेती करने के बाद जब 5 भाई हैं और उनका पूरा परिवार हम संयुक्त रूप में रहते, तो उस स्थिति में पिताजी को, क्योंकि दादी से, क्योंकि पीसने का उस समय कोई चक्की वगैरह ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी, तो पिताजी पूरे दिन खेती करने के बाद घर आते और घर आने के बाद घंटे 2 घंटे क्या करते, घट्टी चलाते, क्योंकि दादी से होता नहीं था, उनकी उम्र हो गई। हमारे अंकल और बड़े ताऊजी वगैरह सब लोग मिलकर इस तरह का कार्य करते। इसके बाद की जो बात है वो ये है कि उस समय लालटेन का जमाना था, चिमनी और लालटेन, कोई लाइट्स वगैरह गांव में नहीं थी। तो पिताजी वैसे यूं तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो एक साक्षर हो गए। गांव में हमारे महात्मा जी आया करते थे, उन महात्मा जी के संपर्क में पिताजी आए और पिताजी को वर्णमाला का ज्ञान महात्मा जी ने कराया। कभी विद्यालय जाने का अवसर उनको नहीं मिला, तो महात्मा जी ने जो वर्णमाला का अभ्यास कराया, तो धीरे धीरे उनको शब्द पढ़ने के लिए आ गए और उन्होंने सुख सागर, जिसको हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, मुंबई से, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, लगभग 50 वर्ष पहले की बात है, तो मुंबई से महात्मा जी ने पिताजी के लिए श्रीमद् भागवत गीता जी यन कैन प्रकारेण पाई, और पिताजी को वो एक उपहार के रूप में श्रीमद् भागवत गीता जी दी। पिताजी को जब से श्रीमद् भागवत गीता जी मिले, तब से उन्होंने शायद दूसरा और कुछ पढ़ना पसंद नहीं किया। अब समय नहीं मिलता था तो रात्रि को वो समय निकालकर हरिकेन की रोशनी में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करते थे। और मंदिरों में रामधूम करना, ईश्वर, और ऐसा भी पिताजी के बारे में जो कहते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि पिताजी आपके इस रूप में थे कि जिस किसी घर में अगर कोई ऐसी विशेष तकलीफ रहती, कहीं मौत हो जाए या कहीं शादी ब्याह है और उनके घर में कहीं अनाज की कमी, क्योंकि हमारे पास कैश पैसे तो बहुत सारे रहते नहीं थे, तो चुपके से पिताजी जो है गेहूं, अब वो हो सकता है 40 किलो हो, 100 किलो हो, जैसा भी यथा योग्य, वो ले जाके उसके घर पर जो है गेहूं के कट्टे रख के आ जाते। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है कि हमारे खेतों में रतालू, अरबी, अदरक, लहसुन ऐसे हुआ करती थी। तो पिताजी जो है रास्ते चलते हुए, जब भी खेत से पैदावार घर आती थी, तो रास्ते चलते हुए अपने गांव के लोगों को, अपने क्षेत्र के जो आदिवासी भाई हैं, उनको जाते हुए, मतलब कितना बड़ा मन था कि प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं है भाई, जितना पैदा हुआ है उसमें से आधा तो बांट देते थे। और ये मैंने मेरी आंखों से देखा। और उन्होंने हमेशा
मुझे प्रोत्साहित किया किसी न किसी रूप में, इसलिए मेरे माता और पिता, मतलब पिताजी मेरे आदर्श रहे। माताजी मेरी बहुत सात्विक स्वभाव की रही, कभी उनके मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकला, और 4 बहनों के साथ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो दोनों ही मेरे जीवन में बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। इसके पश्चात जब मैं विद्यालय गया तो मेरे जीवन में गुरुओं का, वैसे सभी के जीवन में गुरुओं का विशेष महत्व है, लेकिन मेरे जीवन में गुरु का विशेष महत्व इसलिए है कि शायद घर वालों ने मुझे इतना नहीं, क्योंकि एजुकेशन की कमी थी, लेकिन मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और प्रोत्साहन इस तरह का था कि हमेशा पढ़ने के लिए हम तैयार रहते थे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे गुरुजनों ने हमें जो मोटिवेट किया है, उस मोटिवेशन की वजह से गांव का लड़का जो है वो शहर तक की यात्रा करता है, और शहर में जब आया जिस दिन, शायद उसे इक्के दुक्के लोग पहचानते होंगे, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से उदयपुर शहर में आकर एक ज्ञान की अलख जगाने का प्रयास किया और एक बहुत बड़ा कारवा बन गया। इस पर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ जीवन में हमेशा कहानियां सुनाई जाती थी स्वामी विवेकानंद जी, जैसे कि हर युवा के आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की जो शिकागो वाली घटना है, जो धर्म सम्मेलन वाली घटना है, और किस तरह से जब वो शिकागो जाते हैं और वहां वो अपनी यात्रा के दौरान किस तरह की तकलीफें उठाते हैं और भारत की संस्कृति को किस तरह से विश्व के पटल पर रखते हैं, तो हर युवा का एक आदर्श है, वैसे स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं। और एक वाकया जो मुझे बहुत याद आता है कि वहाँ की जो गोरी मैम है, वो उनकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत कहते हैं अट्रैक्ट होती है, और कहती है, उनके सामने प्रस्ताव रखती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और स्वामी जी ने कहा कि विवाह किस लिए आप करना चाहती है, कि मैं आपकी तरह एक दिव्य संतान चाहती हूँ। तो स्वामी जी का उत्तर था कि मेरे को ही आप अपनी संतान मान लीजिए और मैं आपको माता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे महान व्यक्तित्व किसी के आदर्श हों और मेरे आदर्श हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे महान व्यक्तित्व से भरे हुए देश में मैं भी कहीं न कहीं एक छोटे से किरदार के रूप में यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ। तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ। तो मेरे जीवन में माता पिता, गुरु और स्वामी विवेकानंद जो है वो रोल मॉडल के रूप में रहे हैं और रहेंगे। बात करें हम कि एक व्यक्ति के लिए शिक्षा जो है वो ज्यादा जरूरी है या अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है, इस प्रश्न से मैं फिर आप सबको मेरे पिताजी के उस दर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। पिताजी जब भी बात करते थे, पिताजी की क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं, केवल अक्षरों का, वर्णों का ज्ञान और शब्द उन्होंने पढ़ना सीख लिया। इसके बाद उनके पास कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं रही, लेकिन पिताजी वार्तालाप के दौरान इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते थे जो मेरे जीवन में बहुत मायना रखते थे, और मुझे लगता था कि इतना अच्छा उदाहरण शायद एक बहुत लर्नेड व्यक्ति जो है, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति दे सकता है, वैसे उदाहरण पिताजी दिया करते थे। तो मुझे लगता है एजुकेशन का अपना एक स्थान है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति जो है सर्वांगीण विकास करता है, उसके सभी तरह के विकास जो है वो शिक्षा से हो जाते हैं। लेकिन अनुभव जो है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है और एजुकेशन अगर थोड़ी कम भी है, तो मेरा ये मानना है कि चल जाएगा। जैसे धीरूभाई अंबानी हमारे सामने उदाहरण है, और विश्व के ऐसे कई लोग हैं जो रोल मॉडल के रूप में हमारे सामने है कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था, तो उनके अंडर में कई एजुकेटेड लोग जो हैं वो सर्विस करने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन से बड़ा अगर मैं मानता हूं तो अनुभव जो है वो बहुत काम की चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में हमने कोई सपने देखे हैं, और मेरा ये मानना है कि सपने हमेशा अभावों में जीने वाले बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, जिनके घर पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, अभावों में जो पले हैं, उनके मन में बहुत कुछ पाने की चाह होती है, और उसका उदाहरण मैं भी हूं। मैं आप सबसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि हमने पैंट पहनना सीखा है 9th क्लास। 9th क्लास से पहले हमारे पास हाफ पैंट हुआ करता था, और हाफ पैंट जो था वो भी पीछे से जब घिस जाता था ना, तो 3-4 तरह के उसमें अल्टरेशन करवा देते थे, पीछे कपड़ा चिपका देते थे। हमारे गांव के जो दर्जी लोग थे, टेलर लोग जो थे, वो इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते थे।
और बड़े गर्व के साथ हम उसको पहनकर विद्यालय जाते थे। विद्यालय जाता था तो मुझे याद आता है कि हमारे पास कोई बैग नहीं हुआ करते थे। हमारे पास जो है वो बैग के जगह पर एक थैला हुआ करता था, जो एक मोटा कपड़ा था। माताजी उसको हाथ से सिल देती थी और वो थैला जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बैग था और बहुत शान से हम विद्यालय जाते थे। और जब 9th क्लास उत्तीर्ण कर ली, 10th क्लास में मुझे पिताजी के द्वारा एक उपहार मिला। हमारे घर में लकड़ियां तो थी, और सुथार को बुलाया और एक टेबल और स्टूल का जो है मेरे लिए उन्होंने एक उपहार दिया कि टेबल और स्टूल तेरी पढ़ाई के लिए बनवाया है। तो मुझे लगा कि मुझे शायद बहुत बड़ी सुविधा मिल गई, और उस सुविधा का उपयोग करने का मन ऐसा करता था कि बस इस टेबल और स्टूल पर बैठकर मैं घंटों लिखूंगा। क्योंकि जब बैठकर लिखते थे मित्रों, तो आखिर जितना हम चाहते थे उतना हम नहीं लिख पाते थे। तो घंटों लिखने का मन उन टेबल और स्टूल्स को देखकर होता था, और मैंने उसको धरातल पर भी उतारा। तो जब हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो बस जो सपने आपने खुली आंखों से देखे हैं, बहुत कर्मठता के साथ, बहुत ईमानदारी से, हमें बहुत सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। मुझे आज भी याद आता है जब सहपाठी कहीं सैर सपाटे पे जाते थे और बहुत सारा समय खेल में व्यतीत कर देते थे। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि खेलना जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है, खेलना चाहिए। लेकिन हो सकता था कि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो बस खेल खेल में ही बहुत सारा ध्यान देते थे। उस समय मुझे यूं लगता था कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे कोई मैं बहुत बड़ा काम कर पाऊंगा जीवन में। तो मुझे लगता था कि मुझे पढ़ाई करके ही बहुत कुछ हासिल करना है। तो मैं उस समय को पढ़ाई में इन्वेस्ट करता था, और रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जग जाया करता और सुबह 5 बजे तक पढ़ता, और फिर लगता कि अब 1 घंटा वापस सो जाना चाहिए, तो मैं 1 घंटा सो जाता। और इस तरह का ये प्रक्रम जो है वो निरंतर जारी रखा। और कहते हैं ना कि मेहनत किसी की बपौती नहीं है। ये मेहनती व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, अभाव में पलने वाला बच्चा भी हो सकता है, और धनाढ्य परिवार में जन्मा हुआ सौभाग्यशाली बच्चा भी हो सकता है। तो मैं सारे युवा साथियों से ये जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि जीवन में मेहनत का कोई तोड़ नहीं। आप किसी भी सफल व्यक्ति के इतिहास को देखिएगा, कहानी को सुनिएगा, है ना। और जेफ बेजोस की कहानी हमें कम प्रेरणा नहीं दे रही। कहाँ से शुरुआत की थी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचने का, घर घर जाकर सामान देने का कार्यक्रम। और ये कोई एंशियंट बात नहीं है, 2000 वर्ष पुरानी बात नहीं है, ये अभी कुछ वर्षों पुरानी बात है। और आज आप देखिए कि विश्व में किस स्तर तक अमेज़न ने, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सफल होने के लिए डेडिकेशन चाहिए, ईमानदार मेहनत चाहिए, और हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ समय जरूर हम निराश हो सकते हैं जब छुटपुट स्थितियां बनती है, लेकिन हम जीत का हौसला रखकर अगर हमारी मंजिल पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो सपने जो हमने देखे हैं वो जरूर हमारे पूरे होंगे। इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि बचपन से ही मेरे अंदर नेतृत्व का कोई न कोई ऐसा गुण जरूर रहा, और इसके पीछे मुझे लगता है कि जब हम प्राइमरी स्कूल्स में थे तो हमारे सर हमें टूर्नामेंट में ले जाया करते थे। ऐसे कल्चरल टूर्नामेंट होते थे ब्लॉक स्तरीय, या 2-4 पंचायतों के स्कूल्स मिलकर एक ऐसा टूर्नामेंट शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित होते थे। तो हमें वो प्रिपेयर करते थे सर। स्पेशली मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा श्री कस्तूर चंद जी शर्मा, जिनको मैं स्मरण कर रहा हूँ आज। और हमारे मैम्स भी थे, ललिता मैम और माला जैन मैम, और बहुत सारे और भी हमारे जो सर बहुत डेडिकेटेड होकर हमें मेहनत कराते थे। यानी हमने नृत्य किया, गाना गाया, कविताएं हमने सुनाई। तो मुझे लगता है कि वहाँ का जो एक वो प्रेरणा जो थी, हमें नाच गान में भी हमें परफेक्ट किया, और किस तरह से एक बड़े समूह के सामने हम कविता निडरता पूर्वक प्रस्तुत कर पाते थे, इसकी एक प्रैक्टिस हुई। और जब विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता था, हमारी शनिवारी जो बाल सभाएं हुआ करती थी, या उत्सव और जो जयंतियां मनाते थे विद्यालय में, तब सभी बच्चों से आग्रह किया जाता था कि आप कुछ प्रस्तुत कीजिए, आप कुछ बोलिएगा, गीत बोलिएगा, कविता सुनाइएगा।
तो कई बार बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टेज से जरा डरते हैं और उनको लगता है कि आता तो है लेकिन वो स्टेज पर नहीं जाते, सबके सामने जाकर नहीं बोलते। तो अंत में सर जो है मुझे बुलाते, बोले कि बाल गोपाल आ जाओ और इस पर कुछ अपने विचार रखो। तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी थोड़ा बहुत तो उस समय डरता रहा, लेकिन मुझे बार बार अवसर मिलते रहे और सर मुझे बुलाते, और जब मैं मंच पर जाता उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि कोई पता नहीं ऐसी कोई शक्ति है कि मैं बोलता ही रहता, और सामने जितने विद्यार्थी होते थे, मेरे ही सहपाठी हैं, बड़े भी थे, उन सबको संबोधित करता रहता था। और ये सिलसिला लगातार 12th तक चलता रहा। और उसके बाद तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि और कोई बोले ना बोले लेकिन बाल गोपाल जरूर बोल लेगा। तो कोई सा भी उत्सव या कोई सा भी ऐसा पर्व होता था तो मैं अपने आप पहले से ही प्रिपेयर होता था कि पता नहीं कोई और बोला या नहीं बोला, मेरा जो है नंबर जरूर आने वाला है, सर मुझे जरूर कहेंगे। और मुझे ये भी था कि सर ने आदेश दे दिया तो उनके विश्वास पर मुझे खरा उतरना है। तो एक जो अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं न कहीं मिलती रही, उससे मुझे लगा कि मैं हजारों लोगों को संबोधित करने का मेरे अंदर साहस जगा। और जब भी मुझे अवसर मिला, मैंने कई बड़े-बड़े कार्यक्रम्स को भी जो है आयोजित किए और उसमें मैंने एंकर की भूमिका भी निभाई। और जब मैं हिंदी का प्राध्यापक बना तो सौभाग्य से जो विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, कभी विभाग के जिला स्तरीय कार्यक्रम हो या कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें हिंदी वालों को एक दायित्व दे ही दिया जाता है क्योंकि हम भाषा वाले हैं। तो मैं सौभाग्य से भाषा वाला भी बन गया। तो हर कार्यक्रम को कंडक्ट करने का एक मुझे अवसर मिला और मैं इस क्षेत्र में निरंतर आगे काम करता रहा। और अभी मैं प्रधानाचार्य के बाद जब एसईबीओ के रूप में अपना दायित्व निभा रहा हूँ, तो मैं ब्लॉक स्तर पर हमारी बहुत सारे शिक्षकों की मीटिंग्स जो है उसको आयोजित करनी होती है। बहुत सारे विद्यालयों में विजिट होता है, तो मैं वहाँ के स्टाफ को, वहाँ के बच्चों को मिलकर पॉजिटिव मैनर में उनको गाइड करने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये नेतृत्व करने का जो गुण है वो बचपन से ही कहीं न कहीं विकसित हो गया था और आज तक इस तरह की स्थितियां चलती है कि मैंने हजारों हजार बच्चों का भी कहीं न कहीं मार्गदर्शन किया है। ये मेरी गर्वोक्ति नहीं है, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हजारों हजार बच्चों का कहीं न कहीं मैं नेतृत्व कर पाया और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ। अगर मुझे फिर से एक मौका मिले कि मैं फिर से अपने बचपन में चला जाऊं और बचपन में फिर अगर मुझे ये कोई पूछे कि क्या बनना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर एक बहुत सच्चाई के साथ एक बात रखना चाहता हूँ। जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तो मेरा एक मित्र विजेंद्र सिंह करके मित्र था। वो बेसिकली हरियाणा से था और उसके जियाजी जो हैं वो हमारे विद्यालय में ही शिक्षक हुआ करते थे, तो उसकी एजुकेशन भी हमारे साथ ही हुई 11th-12th में। तो उसके रिश्तेदार एक बार जो है जो डिप्टी हुआ करते थे, उनका नाम श्री कृष्ण कुमार मुझे याद है। और पहली बार मैं किसी बहुत बड़े अधिकारी से अपने मित्र के साथ मिल रहा था, तो वो गाड़ी से उतरे और उनसे भेंट हुई। हम 11th में पढ़ते थे। उनको देखकर मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा जागृत हुई कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, क्योंकि शिक्षक को तो मैं देख ही रहा था, लेकिन बीच में इस तरह का एक दृश्य और आया। उनसे बातचीत करने के बाद और उनका जो पूरा हिसाब किताब मैंने देखा तो मेरे मन में ये बात आई कि क्यों नहीं मैं भी इनके जैसा बनूं। और मुझे याद है कि मैंने घर जाकर डायरी में 4 पन्ने लिखे और उन 4 पन्नों को मैंने पिनअप कर दिया। और जो बात मैंने लिखी थी, मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं इन पत्तों को वापस तब खोलूंगा जब मैं इनके जैसा बन जाऊं, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में मैं चला जाऊं। और मैं यहाँ पर आपसे ये भी कह रहा हूं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा 11th में मैंने ये निर्णय लिया। बाद में धीरे धीरे मेरी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से और इस सेवा में जाने के बाद जो ट्रांसफर होते हैं फ्रिक्वेंटली, यानी आप 2 महीने यहाँ हो, 4 महीने वहां हो, 6 महीने राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में आपको भेज दिया जाता है। और मेरा फोकस था मेरे जो वृद्ध माता पिता है उनकी सेवा कैसे कर पाऊंगा। तो बाद में मैंने अपने इस निर्णय को विड्रॉ किया। और साथ ही साथ इस तरह की कुछ स्थितियां भी सुनने में आती थी कि भाई यहाँ सब तरह का कहीं न कहीं आपको हो सकता है किसी तरह के करप्शन में भी आपको हो सकता है हिस्सा बनना पड़े। तो शायद मेरी आत्मा को ये कहीं स्वीकार नहीं था। उनको उस समय देखा, उस समय तो बहुत अच्छा लगा,
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग कोई करप्ट होते हैं, लेकिन जो उस समय कुछ लोगों से जब बातें सुनी और फिर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था उसके अनुसार कि मुझे जोधपुर पोस्टिंग मिले, फिर अचानक पता चला कि मुझे श्रीगंगानगर भेज दिया गया, फिर पता चला कि मुझे बूंदी भेज दिया गया, तो मैं मेरे माता पिता को पूरे राजस्थान में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा, और वो बुढ़ापे में है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा जो पहला वाला निर्णय है शिक्षक वाला, वही अच्छा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि शिक्षक बनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं हृदय की गहराइयों से इस बात को महसूस करता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे शिक्षक होने की वजह से हूँ। और इस शिक्षक को जिंदा रखने के लिए प्रधानाचार्य बनने के बाद भी मेरे पढ़ाने की मुहिम जो है वो जारी है। और आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव भी हो रहा है कि कोविड ने जब पढ़ाई को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से रोक दिया था, और टेक्नोलॉजी के सहयोग से जो ऑनलाइन पढ़ाई राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, और इसमें हमारे उस समय जो डायरेक्टर निदेशक महोदय शिक्षा विभाग के श्री सौरभ स्वामी जी सर, और शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और पूरे सारे लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की कि बच्चों तक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा पहुंचाई जाए। तो ये जो माध्यम जब आया तो मेरे मन में भी इस तरह की स्थिति बनी कि नहीं, मैं भी अपने अंदर के शिक्षक को जिंदा रखना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ। तो 2021 में मित्रों, दीपावली के ठीक बाद लाभ पंचमी आती है, और उस दिन मैंने पहली YouTube पर लाइव क्लास ली, और एक बच्चे से शुरुआत हुई है, और विगत 8 माह से निरंतर मैं अपने अंदर के शिक्षक को जिंदा रखने के लिए कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाता रहूं, तो उस उद्देश्य से मैंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूं, और मैं निरंतर हिंदी का कंटेंट जो है बच्चों को निःशुल्क दे रहा हूं। और साथ ही साथ एक बात और आपको मैं बता दूं कि जब मैं उदयपुर व्याख्याता के रूप में कवरपदा में मैंने अपने करियर की शुरुआत की व्याख्याता के रूप, तो फिर मेरी फैमिली को भी मैं उदयपुर शिफ्ट कर चुका था, और मेरे मन में एक ही भाव था कि मैं कुछ करना चाहता हूं, और शायद गांव में मुझे इतना कुछ करने का स्कोप दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं बहुत साहस के साथ, और आपको बहुत सच्चा बता रहा हूं कि उदयपुर में आने का मतलब ये था कि उस समय 6,000 के आसपास मेरी तनख्वाह थी। पिताजी और माताजी के दवाई का खर्च शायद 2,500 से 3,000 के आसपास हुआ करता था, क्योंकि माताजी मृत्यु रोग से ग्रस्त हैं, पिताजी वृद्धावस्था में हैं, और उनको भी बीपी वगैरह का समस्या आ गई थी। तो उनके दवाइयों का खर्च और फिर पूरे परिवार को पालना, किराया भरना, तो मैं अपने गांव से 2-3 ऐसे लोग थे, उनसे 50-50 हजार रुपए उधार लेकर आया, और 1.5 लाख रुपए में मैंने उदयपुर में आकर एक घर को गिरवी लिया। मतलब मुझे हर महीना किराया नहीं चुकाना पड़े, इसलिए उनको 1.5 लाख रुपए एक साथ दे दिया। और बहुत मन में चिंतन करता था कि अब मैं कैसे क्या करूंगा। तो मुझे एक अवसर मिला, मैं व्याख्याता सेलेक्ट हो गया था, लेकिन मुझे पोस्टिंग नहीं मिली थी, और मैंने उदयपुर ट्रांसफर करवाया था। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड शिक्षक के रूप में मैं काम कर रहा था, उदयपुर में ही पास में एक गांव है, वहां मेरी पोस्टिंग थी। तो एक संस्थान से मुझे कहीं न कहीं बुलावा आ गया, और उन्होंने कहा कि क्या आप हिंदी पढ़ा सकते हैं क्या? और मैं भी किसी अवसर की तलाश में था, और मैंने कहा कि हाँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया था, मैं सेलेक्ट भी हो गया था व्याख्याता के रूप में, पोस्टिंग मिलना शेष था। तो मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया कोचिंग संस्थानों पर। और मेरा पहला दिन है, मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि पहली क्लास जो मेरी थी, उस क्लास में 2nd ग्रेड के हमारी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे, और करीब 40-50 के आसपास संख्या होगी, जिसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, लड़कों की संख्या थोड़ी कम थी। और पहले उस कक्षा को कोई और मैडम पढ़ा रहे थे, और मुझे उनकी जगह शायद रिप्लेस किया था, संस्थान के जो मालिक है उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था। मुझे पता नहीं था कि पहले क्या सीन था, लेकिन जैसे ही मैं कक्षा के अंदर गया तो ब्लैक बोर्ड तक जब मैं पहुंचता हूँ, उससे पहले ही एक आवाज आई, बोले ये पढ़ाएगा। क्योंकि लगभग 15 साल पहले बहुत स्थिति ऐसी थी कि मैं बच्चे जैसा ही दिखता था, और उनको लगा कि ये पढ़ाएगा। और ये बात मेरे कानों में पड़ गई, और सुन ली मैंने इस बात को। लेकिन अब मैं कुछ रिएक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा था कि मेरी तो पहली क्लास, और मैं अंदर जा रहा, और मेरा स्वागत जो है इन शब्दों के साथ हो रहा था। लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इनको मैं पढ़ा सकता हूँ। और मैंने सबको नमस्कार करने के साथ पढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी पहली क्लास मुझे याद है 1 दिसंबर,
तो मैंने अपनी पहली क्लास जो है कोचिंग संस्थान में बच्चों को दी है 1 दिसंबर 2000 लगभग 10। तो पढ़ाया, 1 घंटा पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का मन शायद मेरी पढ़ाई के प्रति थोड़ा आकृष्ट हुआ। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन और 2-4 दिन के बाद तो ऐसी स्थिति हुई कि वो बच्चे जो हैं उनके मुंह से ये निकला कि सर आप पहले क्यों नहीं आए। ये मैं प्रशंसा में नहीं कह रहा, ये आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि सर आप पहले क्यों नहीं आए। और मेरा उत्तर यही था कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं इन संस्थानों में कभी पढ़ाऊंगा। और तब से कारवां शुरू हुआ पढ़ाने का। तो लगभग 12-15 वर्षों तक लगातार 2.5-3-4 लाख, पता नहीं, गिनती तो है नहीं कोई फिक्स ऐसी, लेकिन संभाग भर के बच्चों को हिंदी का एक मार्गदर्शन दिया। और मैं आज बहुत संतुष्ट हूं कि मेरे हजारों हजार विद्यार्थी जो हैं पूरे संभाग में सेवाओं में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं, व्याख्याता के रूप में भी काम कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं, बच्चे जो हैं, प्रतियोगी बच्चे जो हैं, वो पटवारी के रूप में अपना काम कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं और क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं। जहां जहां, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है ना, AO और AAO कृषि अधिकारी, यहाँ सारे बच्चों को मैंने पढ़ाने का प्रयास किया और ये शिक्षक होने की बदौलत ही हुआ। इसलिए मुझे अगर फिर से मौका मिले तो मैं शिक्षक बनना ही पसंद करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा पुनीत कार्य है जिससे मैं बहुत सारे बच्चों का निर्माण कर सकता हूं। और उनके अंदर अगर कहीं निराशा का भाव है और उनके अंदर कोई चेतना है लेकिन सोई हुई है, तो उस चेतना को जगाने का जो कार्य है वो कहीं न कहीं मां शारदा ने मुझे सौंपा है। क्योंकि मैं शिक्षक हूं, इसलिए मैं, अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं शिक्षक ही बनना चाहता हूं। क्योंकि शिक्षक वो व्यक्तित्व है जिसके एक हाथ में निर्माण है, दूसरे हाथ में विध्वंस पलता है। तो मैं चाहता हूं कि सकारात्मक रूप से हमारे बालकों को जब हम सही दिशा में ले जाएंगे तो इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई विश्व की सेवा नहीं हो सकती। तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ और हम सब अच्छे समाज में रहें और बच्चे अच्छे दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए शिक्षक होना बहुत जरूरी है। और हर व्यक्ति अपने आप में शिक्षक हो सकता है। मैं प्रोफेशन में भी शिक्षक हूं और अंदर भी शिक्षक को जिंदा रखे हुए हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं शिक्षक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में, और मैं तो ये कह रहा हूं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है कोविड का आना। एक ऐसे सूक्ष्मतम जीव ने पूरे विश्व को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया शायद जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने भी नहीं की थी और शायद हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कुछ होगा भी सही। कोविड की उस दौरान, चूंकि मैं उस समय प्रिंसिपल की भूमिका को, पीओ की भूमिका का निर्वहन कर रहा था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेगड़िया, ब्लॉक डुंगला और जिला चित्तौड़गढ़, मैं वहां पीओ के रूप में काम कर रहा था। और कोविड के समय में शिक्षा, चिकित्सा और पुलिस प्रशासन, 3 ऐसे बड़े महकमे थे जिन्होंने 24 घंटे अपनी सेवाएं दी है, जान को शायद जोखिम में डालकर। क्योंकि जहां सब लोग बहुत डरे और सहमे हुए थे, वहां पर हम लोग मैदान पे थे। तो कोविड से मैं 2 बार अफेक्टेड भी हुआ, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस समय जब एक सेकेंड वेव जो थी और बहुत सारे लोग जैसे यंगस्टर्स भी और बहुत सारे ऐसे उम्रदराज भी और किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है बस सुना, और जैसे ही व्हाट्सएप अगर कुछ ऑन करते तो पता चलता था कि ये श्रद्धांजलि वाला ये फोटो आ गया, ये ऐसा आ गया, तो मतलब बहुत भयावह दृश्य था। और इन सब के पीछे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को जीवन आज में ही जीना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं मुस्कुराऊंगा ये बनने के बाद, मैं जीऊंगा ये बनने के बाद। तो ऐसे सारे लोगों की जो धारणाएं थी वो शायद समाप्त हो गई। हमें प्रतिदिन जीना है, प्रतिदिन स्माइल करना है, प्रतिदिन आपने जो सोचा है उसको धरातल पर लाने का आपको प्रयास करना है। और हम पता नहीं भविष्य की ऐसी चिंताओं में उलझे हुए थे कि ये करना है, ऐसा कुछ करने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, तो शायद ऐसी सारी धारणाएं हमारी समाप्त हुई। ऐसे कई धनाढ्य लोग थे जिन्होंने, जो डॉक्टर्स वगैरह से हम सुनते हैं कि वो पैसा इतना देने के लिए तैयार थे कि बस कैसे भी करके हमको बचा लो, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, लेकिन आप सोचिए शायद वो लोग भी नहीं बच पाए। तो जीवन जीने का एक सलीका मुझे लगता है कोविड सिखा के गया है। और ये कोविड ने
एक इस तरह की हमें चेतावनी दे दी है कि ईश्वर ने जीवन दिया है, इस जीवन को सकारात्मक रूप से, परोपकार के भाव से स्वयं का कल्याण करें, अपने आसपास के लोगों का कल्याण करें, राष्ट्र को समर्पित होते हुए हम अपना जीवन जिए। जीवन क्षणभंगुर है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, ऐसा कहा गया। ये मनुष्य का जो जीवन है पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाएगा पता नहीं। तो इस बात को पक्का कर दिया कोविड ने, और कोविड ने हम सबको एक जीवन जीने की पद्धति सिखा दी, और हमें लगा कि नहीं यार, हमें आज के साथ जीना है, हमें परिवार के साथ जीना है, परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हमें समय देना है। तो मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों ने पूरे विश्व को एक सबक सिखाया है, और समय के साथ हम बहुत कुछ सीखे भी हैं, और ये जो सीख हमने ली है इसको हम भविष्य में जारी रखें और उस तरह का हम व्यवहार करें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई छोटा सा जीवाणु 84 लाख योनियों में से कहते हैं कि एक मनुष्य योनि होती है, उस पूरी योनि को जो है वो जाम कर देता है। तो ये तो है ही, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं अपनी दैनिक जीवनचर्या के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी मैं शिक्षा विभाग में जिस दायित्व को निभा रहा हूँ वो दायित्व ब्लॉक स्तर का है, और मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरे अधीन कहना मुझे ठीक नहीं लगता, ये शब्द ठीक नहीं लगता। मैं जिन विद्यालयों का नेतृत्व कर रहा हूँ, जिस समूह का नेतृत्व कर रहा हूँ, उसमें 202 राजकीय विद्यालय हैं, जिसमें सीनियर सेकेंडरीज भी हैं, सेकेंडरीज भी हैं। वर्तमान में सभी विद्यालय सीनियर सेकेंडरीज हो गए, सरकार ने प्रमोट कर। यूपीएस यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं। कुछ माँ बाड़ी केंद्र भी हैं जो हमारे क्षेत्र में चलते हैं, सेवा मंदिर की तरफ से माँ बाड़ी केंद्र है, वो भी संचालित है। और लगभग 30 से 35 हमारे प्राइवेट गैर सरकारी विद्यालय भी हैं। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो लगभग 260 विद्यालयों का नेतृत्व करने का वर्तमान में मेरे पास दायित्व है। इसमें सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करवाना, जिला स्तर से आपका कोऑर्डिनेशन, कई सारी मीटिंग्स, और बीच बीच में प्रशासन की ओर से दिए गए अतिरिक्त जो दायित्व होते हैं, उन सबको निर्वहन करने के बाद मैंने यूं लगा कि मैं मेरे समय को किस तरह से यूटिलाइज करूं। तो आपको इस बात को जानकर शायद हैरानी होगी कि मैं अभी तक आराम से रह नहीं पाया हूं मेरे जीवन में। मतलब अभी भी मुझे वो समय की तलाश है, शायद कभी पूरी हो, कि मैं आराम से बैठूं बाहर, जैसे घर के बाहर कुछ बैठने का चबूतरा होता है और आराम से मैं गप्पे लड़ाऊं। ऐसा मेरे जीवन में समय नहीं आया। जब मैं पढ़ता था तब भी बहुत आपाधापी में पढ़ाई का समय मिलता था, और क्योंकि दायित्व बहुत सारे थे। कुछ घर के कामों में भी, खेती में भी हम लोग सहयोग कराते थे। फिर कभी पढ़ने का मन बनाते थे तो माताजी 5-10 दिन में, 15 दिन में कभी भी दौरा आ जाता था। तो मेरे बाल मन में ये स्थितियां बनती थी कि मेरी ही माँ इस तरह की बीमारी से ग्रसित क्यों है, और मैं कई घंटों, हमारे मंदिर में हनुमान जी का भी एक मंदिर है, मैं उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा रहता था और उनसे प्रार्थना करता था कि मेरी माँ को आप ठीक कर दीजिए, मेरी माँ को ही ऐसी बीमारी आपने क्यों दी। बाल मन था, मैं उनके सामने घंटों बैठा रहता था, विचार करता था कि कुछ भी कीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। लेकिन माँ अंत में दवाइयों से ठीक रही, और उसके बाद दौरे आना उनके बंद हो गए, और वो लगभग 85 वर्ष की उम्र उन्होंने पूरी की, और 2019 में उनका जो शरीर है वो इस संसार से चला गया। लेकिन उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो स्नेह है, वो मेरे साथ है। तो मुझे लगता है कि काम करने के लिए अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो फिर सोने के लिए 4-5 घंटे काफी है। और मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि जब देश का मुखिया हमें उस ओर ले जा रहा है कि देश प्रथम है, समाज प्रथम है, और जीवन एक बार मिला है, तो इस समाज के लिए और देश के लिए जितना मैक्सिमम हम कर पाए उतना करना चाहिए। फिर समय जब मिले तो आप थोड़ा सा आनंद का उपभोग भी करें, कोई तनाव रहित जीवन नहीं जिए। तो वर्तमान में मैं बस 4 से 5 घंटे सो पाता हूँ। बस पढ़ाने का एक मुझे शौक है, इसलिए मैं जैसे ही ऑफिस से फ्री होता हूँ, आते ही मैं मेरी पढ़ाई की प्रिपरेशन में लग जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ थोड़ा समय को मैनेज करके परिवार को भी समय दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी परिवार की शिकायतें हैं, क्योंकि सभी तरह से मैं सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बातों से और मेरे पढ़ाने से अगर बहुत सारे बच्चे कहीं मोटिवेट होते हैं तो मेरा जीवन सार्थक है कि मैं हजारों हजार बच्चों को सही दिशा में ले जा पा रहा हूँ, और परिवार का थोड़ा सा समय चुरा रहा हूँ, या मैं उनका अपराधी भी हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब समाज का भला हो तो परिवार को थोड़ा तकलीफ दें तो चल जाएगा।
जब राष्ट्र का भला हो तो किसी एक राज्य का अगर बलिदान देना पड़े, तो मैं इस रूप में तो कोई बलिदान नहीं दे रहा, लेकिन उनको कुछ और समय मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी आदतों से मजबूर हूँ। बस मुझे लगता है कि नहीं, मैं इसका भी भला कर दूं, उसको भी अच्छे से प्रेरित कर दूं। वो हताश है तो उसके मन में भी कुछ प्रेरणा भर दूं। और वो कहीं 4 बार एग्जाम दे चुका और बहुत हताश है, तो मैं पर्सनली फोन करके उसको थोड़ा और मोटिवेट कर दूं। तो मुझे पता नहीं, अंदर से बहुत एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, मैंने कुछ ठीक किया है। तो इस तरह से हेक्टिक शेड्यूल है, कई सारे फोन कॉल्स हैं, कई सारे दायित्व हैं, लेकिन फिर भी मेरे शिक्षक को मैं कहता हूं कि चलना यार, कुछ समय तो बच्चों को पढ़ा ले। तो मैं आज भी रात को 11, 12, 12:30 बजे तक मैं अपने स्टूडियो में होता हूँ और मैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि काम करने से कोई मरा नहीं, और काम करने से सभी लोग जो है लाखों लाख लोगों का भला करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही लोग संसार में कुछ अलग सा करने का प्रयास करते हैं। मैं भी उस छोटी सी भूमिका में हूं। मित्रों, कहते हैं कि जीवन में बिना अभिमान के रहना बहुत बड़ा एक बड़ी सीख है। हर व्यक्ति निरभिमान रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जब हमें कुछ अच्छा पद मिल जाता है, जब हमारे जीवन में बहुत अच्छे पैसे आने लगते हैं, जब हमें हजारों हजार लोग प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं, और उस स्थिति में हम सहज रह पाए, ये बहुत बड़ी साधना है। और मेरे पिताजी से मैंने सीखा है कि जीवन में व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे सहजता नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। वो धरातल से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो मैं आज, मुझे लगता नहीं कि मैं जब तृतीय श्रेणी अध्यापक था, उसके बाद मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बना हिंदी का, उसके बाद प्रमोट होकर मैं प्रिंसिपल बना, और प्रिंसिपल के बाद ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए एसईबीओ के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को हमेशा ये एहसास कराता रहता हूँ कि मैं बहुत सामान्य हूँ, और भले ही मुझे कितने ही लोग, कितने ही बच्चे नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, लेकिन मुझे बहुत सावधानी के साथ, सबसे सहजता के साथ मिलना है। तो मैं आप सबको इस सहजता के बारे में कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब। बहुत बड़ी बात है। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब। लोग जुगनुओं का साथ पाकर मगरूर हो, मगरूर का अर्थ घमंडी हो गए। और मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब। लोग जुगनुओं का साथ पाकर मगरूर हो गए। खुद में काबिलियत है तो भरोसा कीजिए। ये बहुत बड़ी पंक्ति है। खुद में काबिलियत है तो भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे हो, साथ छोड़ जाते हैं। सहारे कितने भी अच्छे हो, साथ छोड़ जाते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे फैमिली के बारे में बताते हैं, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे बड़े भैया जो हैं वो आईएएस हैं, मेरे एक और भैया हैं, कजिन भैया हैं, वो डॉक्टर हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा परिचय दे देते हैं। लेकिन संसार इन सब परिचयों से संतुष्ट नहीं। संसार ये जानना चाहता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। उस ओर इशारा है संसार का। और आप कहेंगे कि नहीं, मैं सबका केवल गुणगान करता हूँ, उनके पैसों को ले जाकर बैंक में जमा करवाता हूँ, निकलवाता हूँ, छोटे मोटे काम करता हूँ, तो संसार में आपका सम्मान नहीं होने वाला है। इसलिए कहा ना कि सहारे कितने भी अच्छे हो, साथ छोड़ जाते हैं। और फिर आप देखिएगा, खुद में काबिलियत है तो भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे हो, छोड़ जाते हैं। सच की हालत तवायफ सी है। वर्तमान जो समय है ना, बहुत क्रिटिकल है। सच की हालत तवायफ सी है। तलबगार बहुत है, तरफदार कोई नहीं। तवायफ का अर्थ होता है वेश्या। संसार में आप देखिएगा, सच की हालत वेश्या के समान है ना। सच की हालत तवायफ सी है, तलबगार बहुत है, तरफदार कोई नहीं। आदमी ही आदमी का रास्ता काट रहा है। वर्तमान समय का वर्णन है। आदमी ही आदमी का रास्ता काट रहा है। बिल्लियां तो बेचारी बेरोजगार बैठी है। बिल्लियां तो बेचारी बेरोजगार बैठी है। खास पंक्ति अब आ रही है। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा मुझसे, मुद्दतों बाद किसी ने पूछा मुझसे, कहां रहते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। इसलिए मित्रों, यहाँ औकात शब्द थोड़ा सा आपको लगता होगा डिस्टर्ब कर रहा होगा, लेकिन औकात का अर्थ है अपने धरातल पर हमें हमेशा रहना चाहिए। परमात्मा आप सबको खूब समृद्धि दे, खूब अच्छे अच्छे पदों पर आपको पदस्थापित कराएं, आपको हजारों हजार लाखों लाख लोग सैल्यूट करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें। मैं ऐसी शुभकामनाएं आप सभी मित्रों के लिए करता हूं। लेकिन धरती नहीं छोड़ना। हमें वो दिन जरूर याद रखने हैं जहां से हमने शुरुआत की है,
और ये सारे मित्र हमारे हैं, ये सारे बच्चे हमारे हैं, ये सारे लोग हमारे हैं। इस भाव के साथ हमें चलना है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि आप आईएएस बन जाएं और आपका पुराना मित्र आपको कहीं दिखता और नमस्कार करता और आपने पता नहीं कौन से अहंकार में उसके नमस्कार को स्वीकार नहीं किया। हाँ, आपने नहीं देखा है तो वो चलेगा कि आपका ध्यान ही उधर नहीं था, लेकिन अगर आपका ध्यान गया और आपने उस बचपन के सखा को इग्नोर किया, इसका मतलब आप बने नहीं है मित्रों, आप तो बिगड़ गए हैं। इसलिए अपनों का ख्याल रखिए। समय की व्यस्तता जरूर हो सकती है, अगर हाथ से उसका अभिवादन स्वीकार कर पाए तो कर लीजिए, नहीं तो कम से कम आंखों से उसे ये एहसास दिला दीजिए कि मैंने मित्र तेरे अभिवादन को स्वीकार कर लिया है, अभी समय की कुछ ऐसी नजाकत है, लेकिन मैं आकर फिर तुमसे मिलने वाला हूं। तो ये है सहजता, ये है सफलता। बाकी तो आप देख लीजिए, थोड़े से पैसे और कुछ छोटा सा पद मिलने पर लोग कुछ अलग तरह का ही व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा मेरे विद्यार्थी बहुत सहज हों, जीवन में खूब उन्नति करें, प्रगति करें, माता पिता और गुरु का सदैव सम्मान करें, उनकी सेवा करें। इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता संसार। मित्रों, ये एक मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष रखी है। हालांकि इसके कई सारे और पहलू हैं और कभी आपको इन पहलुओं पर विस्तार से बताऊंगा मैं जरूर। लेकिन अगर ये कहानी मेरे जीवन से संबंधित अगर आपको कहीं प्रेरित करती है और लगता है कि आपके परिवार के किसी बच्चे को मोटिवेट कर सकती है, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस कहानी को अपने परिजनों तक, अपने मित्रों तक, अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी ऐसी बातें भी हम शेयर कर देते हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी कहानियां न मेरी बल्कि ऐसे जो भी व्यक्तित्व है, मैं तो बहुत छोटा सा किरदार हूं, लेकिन आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं जाते जाते आपको एक पंक्ति और सुनाना चाहता हूँ। माना कि अंधेरा घना है, मोदी साहब कहा करते हैं, माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। इसलिए मित्रों, अपने भीतर एक ज्ञान का दीपक जलाइए। अंधेरा एक छोटे से दीपक से बहुत डरता है। आपके अंदर का जो साहस है, आपके अंदर का जो छोटा सा संकल्प है, हमेशा संकल्प बिंदु के रूप में होता है, लेकिन जब वो संकल्प हमारे मन में पलता है और उसके अनुरूप पल पल हम प्रयास करते हैं, तो वही एक दिन जाकर सिंधु बन जाता है। आपके अंदर बहुत अनंत क्षमताएं हैं, अनंत ऊर्जाएं हैं, क्योंकि हम उस परम पिता की संतान है। कहते हैं ना कि जो आत्मा है वो परमात्मा की कहीं कहीं प्रतिनिधि है, और जब परमात्मा की साक्षात प्रतिनिधि हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, तो फिर हम उस सर्वशक्तिशाली समर्थ पिता की संतान है। तो हम आखिर कमजोर कैसे हुए? हमारे भीतर अवसाद कैसे रह सकता है? हमारे भीतर ये अनावश्यक चिंताएं कैसे घर कर सकती है? हमें दो भुजाएं दी है, स्वस्थ शरीर दिया है परमात्मा ने, और हमारे अंदर काम करने की क्षमता है। तो हम हो सकता है विपरीत परिस्थितियों में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन हम उन विपरीत परिस्थितियों के ऊपर जरूर विजय को हासिल करेंगे। और आपने जितने भी सपने देखे हैं, बस सकारात्मकता से आप आगे बढ़ते जाइएगा। एक दिन आपका जरूर होने वाला है इस संसार में, क्योंकि संसार ने कभी किसी को निराश नहीं किया। हम गलत दिशा में जाते हैं इसलिए निराश हो सकते हैं। इसलिए आप सबके जीवन के लिए बहुत सारी प्रार्थना करता हूं, और जो भी मुझे सुन रहा है उन सब के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। सकारात्मकता से आगे बढ़िएगा, उत्साह के साथ आगे बढ़िएगा। जीवन बहुत रंगीन है, कठिनाइयां तो इन जीवनों की खूबसूरतियां हैं इस जीवन की। इसलिए कठिनाइयां और चुनौतियों से अगर मनुष्य घबरा जाए, तो आप सोचिए फिर तो हमारा मनुष्य होना ही कहीं सार्थक नहीं है। इसलिए चुनौतियों का मुकाबला करते चले, आने वाले रास्ते के जो हर्डल्स हैं उन पर हम विजय श्री हासिल करते रहेंगे। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके भीतर उस वो आत्म तत्व है, वो परमात्मा का ही अंश है। इसलिए उस परमात्मा तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा के जीवन से जुड़े प्रेरक किस्सों एवं अनुभवों के बारे में। ऐसी ही रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर पसंद आई है आज की ये कहानी, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand
with the power of video. Jai Hind, Jai Bharat.